साथियों, एक जबरदस्त खबर इस समय सुर्खियों में है और खबर है भारत में हुए इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी के भविष्य को लेकर के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन इस शपथ के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में मिली बीजेपी की हार, साथ ही पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी की हार, और तो और जिस राम मंदिर को बीजेपी अपने लंबे समय से चुनावी एजेंडे में रखकर चल रही थी, उस शहर अयोध्या में बीजेपी का हार जाना, कि निश्चित ही बीजेपी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक संगठन है आरएसएस, उसके लिए एक बड़ा ही थॉटफुल प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री बनी है या बिगड़ी है, यह चुनावी हलकों में चर्चा तो रही है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह छोड़ गई है कि उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी का कभी स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, हिंदी पट्टी क्षेत्र, जहां पर प्रभु राम के लेकर के जो मूवमेंट बीजेपी ने चलाया था उसके सबसे ज्यादा लोग थे, अल्टीमेटली उन राज्यों में भी बीजेपी को इतना नुकसान क्यों हुआ? चाहे फिर वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर वो हरियाणा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, इन सभी राज्यों में बीजेपी को इतना नुकसान क्यों हुआ? और नुकसान हुआ यही कारण है कि बीजेपी को गठबंधन में जाकर सरकार बनानी पड़ी। अदरवाइज राम मंदिर मूवमेंट के बाद जहां एक और यह लग रहा था कि इस बार 400 पार तो आसान नंबर है, जिस समय राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, जिस राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, उसके बाद पूरा देश राममय था और यह लग रहा था कि अब अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो यह आसानी से लैंडस्लाइड विक्ट्री पुराने 2 बार से भी ज्यादा निकाल ले जाएगी। ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ये गठबंधन पर मजबूर हुए? लगभग ऐसा लगा कि सरकार नहीं बन रही होगी। इन सब विषयों पर आज के सेशन में चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी क्यों हारी ये केवल बीजेपी के लिए सोचने का प्रश्न नहीं है। बीजेपी का जो थिंक टैंक है, बीजेपी की जो असली पकड़िए जो रीढ़ की हड्डी है, जिसका नाम है आरएसएस, उसके प्रमुख मोहन भागवत जी का हाल ही में बयान वायरल हो रहा है, जिस वायरल बयान से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी की कार्यशैली से प्रसन्न नहीं है। और आरएसएस प्रसन्न नहीं है, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो कोई बड़ा परिवर्तन समाज में ला सकती है। चुनावी जानकारों का और बहुत सारे मीडिया विश्लेषकों का कहना है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में पूरी तरह निष्क्रियता दिखाई गई। यानी कि इस एजेंडे को बरकरार रखने में कि जो बीजेपी कहती है कि मोदी की गारंटी, बोले नहीं, हम देश की गारंटी चाहते हैं। जिस प्रकार से अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने आप को पुजारी के रूप में व्यक्त करना, साथ ही साथ ऐसे लोगों को हाल ही के समय पार्टी में शामिल करना जो पहले आरएसएस और हिंदुओं को भला बुरा कहते रहे, उन्हें पार्टी में मिला लेना, ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर ज्यादा महत्व देना, बीजेपी के अंदर ज्यादा महत्व देना जो पहले हिंदू विरोधी या फिर बीजेपी विरोधी रहे हैं, उन्हें तवज्जो देना, और हिंदूवादी थॉट को बढ़ाकर आगे ले जाने वाले नुपुर शर्मा जैसे कार्यकर्ता और नेताओं को हाशिए पर बिठा देना, इससे आरएसएस बेहद खफा है। इस बात को और ज्यादा बल मिलता है जब मोहन भागवत जी का हाल ही में नागपुर में बयान आता है, और साथ ही साथ जैसे शिवसेना का मुखपत्र है सामना, जैसे चाइना का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, ऐसे ही आरएसएस का एक अखबार है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर, जो कि अंग्रेजी में लिखा जाता है। उस पूरे लेटर के अंदर बीजेपी क्यों हारी और आरएसएस के क्या भेद हैं या मत भिन्नताएं हैं, इस विषय पर चर्चा हुई। अब एक बड़ा प्रश्न जो ये लोग नहीं जानते कि बीजेपी और आरएसएस में क्या कनेक्शन है, आज का सेशन देखिए, उससे आपको यह क्लैरिटी होगी। और इस सेशन के बाद आपको यह समझ में आएगा कि अगर आरएसएस चाह ले तो क्या वाकई में सरकार से बीजेपी को हटाकर या फिर सरकार में से बीजेपी के नेता जो कि आरएसएस को अवॉइड कर रहे हैं उन्हें हटाकर दूसरी सरकार बनाई जा सकती है? इस विषय को आज के सेशन में आपको समझना है, क्योंकि हाल ही में मोहन भागवत जी के जो बयान हैं जिसमें यह है कि ट्रू सेवक इज नॉट एरोगेंट। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बारे में अक्सर प्रधान सेवक कहते हैं। इसमें मोहन भागवत जी का यह बयान, जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, और जो लोग नहीं जानते आरएसएस क्या होता है, आरएसएस का बीजेपी पर क्या इंफ्लुएंस है, आरएसएस का कहने का क्या मतलब है, वो आज के इस डिटेल सेशन में डिटेल में समझ जाएंगे। लेकिन मोहन भागवत जी का यह बयान कि एक सेवक जो होता है ना, सच्चा सेवक, वो एरोगेंट नहीं होता,
एरोगेंट का मतलब अहंकारी नहीं होता, गुस्सैल नहीं होता, घमंडी नहीं होता। ऐसा बयान निश्चित ही सेवक टर्म को पकड़कर, प्रधान सेवक टर्म को पकड़कर दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और पर बयान दिया है मोहन भागवत जी ने, और वो बयान है मणिपुर को लेकर के। और मणिपुर को लेकर कहा है कि मणिपुर पर ध्यान कौन देगा। अगर आपको ध्यान हो तो मणिपुर हिंसा जिसको साल भर से ऊपर हो चुका है, जिसको लेकर के बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस ने जबरदस्त प्रचार किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री एक बार भी वहां नहीं गए हैं, प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर कोई काम नहीं किया है। अब आरएसएस जो कि इनकी विचारधारात्मक रूप से रीढ़ की हड्डी है, वो बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि कौन मणिपुर पर ध्यान देगा, किसने उनके हाथ में बंदूक पकड़ाई, ये सोचने का प्रश्न है। इसका मतलब यह है कि विचारधाराओं में फिलहाल एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि आरएसएस से बीजेपी का जन्म हुआ था, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बेटा क्या बाप से बड़ा हो गया है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है चुनावी हलकों में क्योंकि इस प्रकार से राम मंदिर जैसे कार्यक्रम के बावजूद बीजेपी का उन क्षेत्रों में हार जाना, जो मेन लैंड कोर मतलब अयोध्या जैसी जगह पर बीजेपी का हार जाना, एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि निश्चित ही वो जो कैडर है जो कि बीजेपी के लिए हमेशा बैकबोन बनकर काम करता रहा है, क्या वो निष्क्रिय रहा? क्या उसने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया? क्या बीजेपी का अति अहंकार यह समझ लेना कि हम सब कुछ सही कर देंगे, या यह समझ लेना कि जो हमारे पास आएगा वो हमारी विचारधारा में मिल जाएगा, यह अति अहंकार इन दोनों में रिफ्ट की वजह बन गया है। आज के बहुत सारे कमेंट से इसको समझेंगे, लेकिन पहले उन लोगों के लिए यह जानकारी जो आरएसएस के बारे में नहीं जानते। साथियों, एक दौर था जिस समय भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगा था। हिंदू मुस्लिम के बीच का कॉन्फ्लिक्ट अगर इतिहास में चलकर देखा जाए तो 1905 में सबसे पहले तब लाइट में आया जब बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन में हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का प्रयास उस समय एक दुर्जन व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, उसने किया था। क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने भारत के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना शुरू किया। बंगाल का विभाजन कर दिया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना दिया। बंगाल का विभाजन हुआ, उससे पहले भारत में हिंदू मुस्लिमों के बीच में कभी इस प्रकार का रिफ्ट पैदा करने का अंग्रेजों ने प्रयास नहीं किया था, लेकिन वो इस बार इस प्रयास को करने में कामयाब हुए। प्रयास करने में कामयाब हुए, परिणाम यह निकला कि 1906 के अंदर आगा खां के नेतृत्व में नवाब सलीमुल्लाह को लेकर के एक गठन किया गया मुस्लिम लीग नामक संगठन का। वही मुस्लिम लीग जो कि बाद में चल करके पाकिस्तान बनाई। 1906 के अंदर यानी कि बंगाल विभाजन के बाद हुए मुस्लिम लीग के गठन के चलते वही मुस्लिम लीग, यानी कि सोचकर देखिए एक छोटी सी चीज कितनी बड़ी नासूर बन गई। अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत के विभाजन की नींव डाली। खैर, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1911 के अंदर वापस से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, कोलकाता से राजधानी को उठाकर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही साथ भारत के अंदर इसी दौर के अंदर यानी 1920 के दशक के अंदर लगभग मध्य में गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है। गांधी जी भारत आकर के जब पहुंचते हैं, उस समय पर भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलते हैं, जिनमें से खिलाफत जैसे आंदोलन प्रमुख होते हैं। और उन आंदोलनों के अंदर भारत अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों को दी गई एक विशिष्ट सुविधा जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, उसको मान लेता है। अब इसको ऐसे समझिए कि 1909 के अंदर मार्लेमेंटो सुधार हुए थे। मार्लेमेंटो सुधार के अंदर मार्लेमेंटो सुधारों के अंदर यह कहा गया था कि मुसलमान जो अपने आप को प्रतिनिधित्व दिलाना चाहते हैं संसद के अंदर, तो बोले मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा, मुसलमान किसी अन्य जाति को, अन्य धर्म को वोट नहीं देगा। तो इस प्रकार से एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था अंग्रेजों ने 1909 में और कर दी थी, यानी कि अब मुसलमान और ज्यादा यूनाइट होने लगे थे। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन, 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा, इस प्रकार का इलेक्टोरेट। ये वाली जब बात हुई तो इस बात के बाद में कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। उस समय की कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया, बोले नहीं साहब आप ये मत दीजिए, ऐसे तो हमारा देश टूट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनों को ही वोट देने लगेगा तो फिर धीरे धीरे वो अपनों के बारे में ही सोचने लगेगा, इससे देश टूटेगा। कांग्रेस ने इस बात का पुरजोर विरोध किया, लेकिन अंग्रेज नहीं झुके, वो इस बात को लेकर चलते रहे। गलती कांग्रेस से कब हुई? जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो कांग्रेस ने जिस चीज का पहले विरोध किया था 1909 में, इसको अब मान्यता दे दी। मान्यता दे दी का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों का साथ पाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी चीज को भी
कांग्रेस ने सही मान लिया कि ठीक है, मुसलमान मुसलमानों को वोट दें, लेकिन फिलहाल मिल जाओ, हमें अंग्रेज भगाने हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का यह जो प्रयास किया गया था, इससे मुसलमानों को यह समझ में आ गया कि अंग्रेजों को भगाना प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन अगर हम अपने हितों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े तो निश्चित ही एक दिन अपने लिए अलग देश बनाने में कामयाब हो जाएंगे। समय बढ़ता गया, अंग्रेज नहीं रुके। उनने 1919 के अंदर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार किए। उसमें जो पहले मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, अब अंग्रेजों को दे दिया, सिखों को दे दिया। धीरे धीरे सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि वो व्यक्ति अपनों को ही वोट देगा, लोगों के अंदर फूट डालने का काम अंग्रेजों ने और शुरू कर दिया। इस तरह की परिस्थितियों को बनता हुआ देखकर हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए आरएसएस की स्थापना की गई। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। केशव बलराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 के दिन दशहरे के अवसर पर नागपुर के अंदर की। साथियों, आज यह स्वयंसेवक संगठन दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन बना हुआ है। 2025 में इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। नागपुर के अखाड़ों में यह संघ तैयार हुआ। एक तरह से ऐसे समझिए कि जब सब अपने अपने लिए बातें कर रहे हैं तो हिंदुओं के लिए कौन बात करेगा, इसके लिए एक संगठन बनाया गया। नाम इसका स्वयंसेवी संगठन क्यों रखा गया? क्योंकि यह वॉलेंटरीली था, यानी कि यह ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, इसे केवल आइडियोलॉजी मिलेगी। यह विचार करेगा कि देश को यूनाइट कैसे रखना है, क्योंकि अंग्रेज देश को तोड़ने का तमाम प्रयास कर रहे हैं, तो इन सबको एक कैसे रखना है, इसके लिए आरएसएस की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार जी के द्वारा 27 सितंबर 1925 को नागपुर के अंदर की गई। आरएसएस की स्थापना हो गई। आरएसएस अपनी बातें रखना शुरू की। धीरे धीरे सांगठनिक क्षमताएं विकसित होने लगी। 1925 में स्थापित हुई आरएसएस इतना एक्सपर्टाइज तो नहीं रखती थी राजनीति में जितना कांग्रेस को था, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से चली आ रही पार्टी थी। आरएसएस के द्वारा बहुत से ऐसे निर्णय लिए गए जो कि हिंदुओं को ध्यान में रखकर रखे जा रहे थे, यानी ऐसे निर्णय कि हिंदुओं का हित कैसे हो, इसको ध्यान में रखकर आरएसएस अपने द्वारा कार्य का संचालन कर रही थी। हेडगेवार जी के द्वारा 17 लोगों के साथ मिलकर अपने ही जगह, अपने ही घर में बैठकर के इसकी स्थापना की गई थी। धीरे धीरे इसका संघ का नामकरण हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 17 अप्रैल 1926 को इसका नामकरण हुआ, मेरे जन्म दिवस के दिन। इसके बाद में साहब धीरे धीरे यह काम और बढ़ने लगा और हेडगेवार जी को सर्वसम्मति से संघ का प्रमुख चुन लिया गया। सर संघ चालक इन्हें बना दिया गया। सर संघ चालक इस समय पर मोहन भागवत जी हैं। यानी जिस प्रकार से हेडगेवार जी उस समय थे, आज इस पूरे आरएसएस के सर संघ चालक। अब यह आरएसएस कितना बड़ा हो चुका है, इसके बारे में समझिए। साथियों, इस समय आरएसएस में 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, किसी को भी तनख्वाह नहीं मिलती है, किसी को भी कोई भी अलग से फैसिलिटी नहीं मिलती है। सभी लोग एक जैसी यूनिफॉर्म रखते हैं, एक जैसा विचार, राष्ट्र की एकता, भारत की एकता, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, इस विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं। संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी और आनुषंगिक संगठन है। बस इस बात पर ध्यान दीजिएगा, 80 से ज्यादा समविचारी यानी कि एक जैसी थॉट रखने वाले संगठन हैं। आरएसएस के अंदर संगठन हैं। दुनिया के लगभग 40 देशों में आरएसएस सक्रिय है। 56,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं लगती हैं। शाखाएं का मतलब है कि रोजाना लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, और यहां पर कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं होती है। देश में जो भी चुनौतियां हैं उनकी चर्चा होना, दैनिक व्यायाम होना, राष्ट्र को कैसे एक लेकर आगे चलना है, इसकी गली चौराहे, नुक्कड़ चौराहों पर संगठन की शाखाएं लगती हैं। करीब 13,000 साप्ताहिक मंडली होती हैं, 9,000 मासिक शाखाएं, मंथ ऑन मंथ ये लोग मिलकर के चर्चाएं करते हैं। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि साहब आप गए और आपने कोई रजिस्ट्रेशन करा लिया, नहीं, बस आप पहुंच गए, इस आधार पर आपकी उपस्थिति मान ली जाती है। 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में जाते हैं। देश के हर तहसील और लगभग 55,000 गांवों में शाखाएं लग रही हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको ये जो स्ट्रेंथ है ना, इससे आपको कुछ सेंस बनेगा। असल में बीजेपी की जो असली ताकत है वो यही संघ है। संघ क्यों है? आप विचार कीजिए, 80 लाख, 80 से ज्यादा तो संगठन है आरएसएस के पास। 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं, यानी कि ये वैसे प्रशिक्षित सदस्य हैं जो कि परेड ग्राउंड के ऊपर, गणतंत्र दिवस की परेड ग्राउंड में परेड कर सकते हैं। इतने जबरदस्त तरीके से मार्च पास्ट करना, मतलब शरीर के सौष्ठव को बढ़ाने की एक्सरसाइज करना जानते हैं, पूरी तरह प्रशिक्षण प्राप्त लोग हैं और जो देश के लिए काम करना चाहते हैं।
इंटरेस्टिंग बात देखिए, यही जो ताकत है ना, ये बीजेपी को स्थापित करने में काम आई थी। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो 80 संगठन है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। असल मायने में क्या हुआ, जब ये आरएसएस हिंदूवादी थॉट के साथ आगे बढ़ने लगा, इसी बीच में आरएसएस वर्सेस कांग्रेस, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ने लगा, क्योंकि कांग्रेस का प्रथम प्रयास था कि कैसे अंग्रेजों को भगाया जाए, और आरएसएस का प्रयास था कि कैसे हिंदुओं को लेकर एक किया जाए, हिंदुओं की एकता, केवल हिंदुओं के बारे में विचार। क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग जब वो काम कर रही है तो हिंदुओं के लिए कौन सा संगठन है, बस ये थॉट के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे, और भारत को कैसे एक रखना है इस पर काम करते जा रहे थे। महात्मा गांधी जी के जो प्रयास थे, वो प्रयास मतलब जैसे कि आपको याद हो कि जब डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा अनाउंस किया गया पाकिस्तान की मांग को लेकर के, भारत में भयंकर दंगे हुए, तो गांधी जी उपवास पर बैठ गए कि नहीं, मेरे देश के अंदर दंगे नहीं होने चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इन्हें साथ रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में कुछ रिफ्ट्स पैदा होने लगी कि आप इस तरह से इनको साथ मत लीजिए, ये लोग जो हैं साथ रहना नहीं चाहते हैं। खैर, ये वैचारिक मतभेद कई बार कई जगहों पर कोट भी किए गए हैं, कोई बात नहीं। एक दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है। महात्मा गांधी जी की जब हत्या होती है तो इस हत्या को संघ से जोड़कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि असल मायने में जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, उस व्यक्ति के संबंध आरएसएस से जोड़े गए कि यह व्यक्ति आरएसएस का पहले कार्यकर्ता हुआ करता था। इसके चलते आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया। नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी जी को गोली मारी तो कहा गया कि नाथूराम गोडसे संघ के विचारों से प्रभावित है, और ऐसी स्थिति में संघ को बैन कर दिया गया। और संघ के जो सरसंघ चालक हैं, जैसे फिलहाल के लिए आज जब हम बात कर रहे हैं तो सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हैं, ऐसे उस समय के सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी को बंदी बना लिया गया। यह वो दौर था जिस समय आरएसएस को यह समझ में आने लगा कि हमने देश को एकीकृत करने के लिए, हिंदू को यूनिफाइड करने के लिए प्रयास तो खूब किए, लेकिन राजनीति में हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। हम पर प्रतिबंध लगा तो हमारे पक्ष में खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है। जब पक्ष में खड़े होने वाला कोई भी नहीं है, अपनी बात रखने वाला, देश के मंच पर बात करने वाला कोई भी नहीं है, तब पहली बार आरएसएस को रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें राजनीति में आने की आवश्यकता है। हमारी एक विंग ऐसी हो जो राजनीतिक मंच पर राजनेताओं के सामने जाकर वाद विवाद करे और डिस्कस करे कि नहीं, आप गलत हैं, आप हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं। राजनीति का अपना महत्व है, ठीक है। ऐसे ही आरएसएस को दूसरी बार जब देश में आपातकाल लगा तब बैन किया गया, और तीसरी बार जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ उस समय पर भी आरएसएस को बैन किया गया। 3 बार आरएसएस को बैन किया गया, ठीक है साहब। आरएसएस की बैन की कहानी सुनी। अब आरएसएस से बीजेपी कैसे बनी उस पर चलते हैं, और साथ ही साथ आरएसएस पर से प्रतिबंध कैसे हटे, कैसे आरएसएस को इतनी इज्जत फिर मिलना शुरू हुई, उस पर चर्चा करते हैं। बात है 1962 की, जब चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण कर दिया। उस समय पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा सैनिकों की मदद के लिए उनको अपनी तरफ से रसद पहुंचाना, जहां जहां पीड़ित हैं उनको उपचार देना, सरहदी इलाकों में पहुंच करके सैनिकों के पास सहायता पहुंचाना, यह काम आरएसएस ने किया। मतलब सोचकर देखिए कि जिस समय सरहद पर युद्ध सैनिक लड़ रहा हो, तब आरएसएस के प्रशिक्षित कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस काम को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने नोटिस किया, और ऐसा करते हुए 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया कि आप अपने द्वारा जो प्रशिक्षित शाखा के लोग हैं इन्हें लेकर आइए, और इस परेड में जिस तरह से सेना परेड करती है ऐसे परेड करवाइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 3500 से अधिक एक कॉन्टिजेंट यहां पर स्वयंसेवकों का एक यूनिफॉर्म में पहुंचा और परेड ग्राउंड में प्रॉपर तरीके से परेड की गई, यानी कि झंडे को सम्मान देते हुए। देश का यह बहुत ही खास और ऐतिहासिक क्षण था जिस समय ऐसा हुआ। फिर बात आती है बीजेपी की एंट्री कैसे हुई। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां और बता दूं, ये जो आप विवेकानंद मेमोरियल जिसकी बात कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जाकर के अभी जाकर ध्यान लगाए थे, ये भी आरएसएस के द्वारा ही बनाया गया था। मतलब ये वो काम था जिस समय पर इंदिरा गांधी जी को बुला करके आरएसएस के ही एकनाथ रनाडे हुआ करते थे, जिन्होंने इस विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण किया था और इंदिरा गांधी जी से इसका वो करवाया था, इनॉग्रेशन कराया था। यानी कि एक तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आरएसएस को वैल्यू मिलने लगी थी, ठीक है। अब साफ आप सवाल आता है कि आरएसएस ने बीजेपी की स्थापना क्यों की। तो हुआ यह कि कैसे हम अपने आप को राजनीति में लेकर जाएं।
तो इसलिए अब अपने वॉलेंटियर्स में से बीजेपी की स्थापना का काम करते हैं। अब बीजेपी की स्थापना कैसे करनी है, इसके लिए क्या करें, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से सुने। देखिए, अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे ना, तो आरएसएस के साथ जो जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आप बीजेपी को सबसे ऊपर पाएंगे। यानी कि मैंने आपसे कहा ना 40 संगठन आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इनमें सबसे ऊपर आप बीजेपी को पाएंगे। कहते हैं कि जब आरएसएस बैन हुई 30 जनवरी 1948 को, जब गांधी जी को गोली लगी नाथूराम गोडसे से, तो उस समय आरएसएस के जो प्रमुख सरसंघचालक थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो यह महत्व महसूस किया गया कि अपनी बात कौन रखेगा। गोलवलकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया, आरएसएस की कोई राजनीतिक बात रखने वाला बचा ही नहीं, कोई पार्टी नहीं हमारी जो जाकर के अपनी बात रखे, राजनीतिक समर्थन दिखाए। और इसी बीच में जब यह थॉट प्रोसेस चली रहा था, तब एक और काम हुआ, और वो क्या था, भारत पाकिस्तान के बीच शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर के नेहरू जी और लियाकत अली के बीच में एक समझौता हुआ। इससे नाराज होकर केंद्रीय उद्योग मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और वो इस्तीफा देने के बाद गोलवलकर जी से जाकर मिले। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि गोलवलकर जी जो कि आरएसएस प्रमुख थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक कांग्रेसी थे, इस घटना से यह दुखी होकर के कि आप पाकिस्तान से अब दोस्ती कैसे कर सकते हो जब पाकिस्तान अपने लिए धर्म के आधार पर अलग देश मांग करके चला गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पद से इस्तीफा दे दिया। गोलवलकर और मुखर्जी ने महसूस किया कि आरएसएस को अब राजनीतिक आवाज की जरूरत है, और साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। यही कारण है कि 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के राघुमल गर्ल्स हाई स्कूल में जनसंघ का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष बने, और संस्थापक सदस्यों में संघ प्रचारक बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय जी शामिल हुए। यानी कि यदि यह कहा जाए कि बीजेपी की स्थापना एक कांग्रेसी नेता के द्वारा हुई थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस छोड़कर आए, और फिर उन्होंने आकर के इस पार्टी की स्थापना की जनसंघ के नाम से। अगर आप बीजेपी की वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही दिखाई देगा अपनी जर्नी में 1951 भारत के जनसंघ का उदय, और उस जनसंघ के उदय के अंदर आप राघोमल गर्ल्स हाई स्कूल का नाम सुनेंगे। दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रथम अध्यक्षता में की गई थी। इसीलिए आपने नोटिस किया हो तो बीजेपी की बहुत सारी योजनाओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम होता है, या फिर दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम होता है। अगर आप लोगों ने अपने बीजेपी के 2014 से और 19 की सरकारों को नोटिस किया हो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का नाम समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया कि आरएसएस की क्या कहानी है, कैसे कैसे ये काम चला। अब आरएसएस ने बीजेपी को जन्म दिया, ये आपके सामने आ गया कि भाई अब राजनीतिक चेतना विकसित करनी है। आरएसएस ने अपने बहुत सारे लोग प्रचारक बनाए कि भाई आरएसएस की बातों को सबके साथ साझा करना है। कोई व्यक्ति प्रचारक लेवल पर अगर पहुंचा है तो फिर वो शादी नहीं करेगा, शादीशुदा है तो वो परिवार के साथ नहीं रहेगा, देश के लिए समर्पित हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से रीजनल ऑर्गेनाइजर्स बनाए गए, क्षेत्रीय प्रचारक बनाए गए। मोदी जी भी आरएसएस के ऐसे ही एक संभाग स्तरीय प्रचारक हुआ करते थे 1978 में, और उन्हें काम दिया गया सूरत और वडोदरा के आरएसएस के कामकाज को संभालने का। 1979 में वो अपने आरएसएस के काम से दिल्ली आए, जहां पर उन्होंने आरएसएस का इतिहास और इमरजेंसी का काल गुजारा। इसी पूरी कहानी में जब मोदी जी आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे, इसी कालखंड में मोदी जी को जनरल सेक्रेटरी बना करके भेजा गया। अब देखिए, बीजेपी के अंदर आज भी जो जनरल सेक्रेटरी रैंक का पद है ना, स्टेट लेवल पर या केंद्र लेवल पर, वो आरएसएस का ही होता है, आरएसएस का ही नेता वहां जाकर बैठता है। ऐसे ही मोदी जी को गुजरात में जनरल सेक्रेटरी बनाकर भेजा गया। फिर जनरल सेक्रेटरी से उन्हें वहां पर सीएम बनाया गया, और सीएम बनाकर पीएम पद के लिए भी आरएसएस ने ही इनका नाम 2012 में प्रस्तावित किया कि चूंकि मोदी जी प्रचारक रहे हैं, आरएसएस के विचार जानते हैं, आरएसएस के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, इसलिए इनका नाम 2012 में राजनाथ सिंह जी के माध्यम से गोवा अधिवेशन में 2013 में बुलवाया गया। राजनाथ सिंह जी भी आरएसएस के ही कार्यकर्ता रहे हैं। तो इस तरह से आरएसएस ने अपने नेताओं से कहा कि भैया मोदी जी का नाम प्रचारित करिए। अच्छा, जिस समय इनका नाम लाइमलाइट में लाया गया था, दैट इज द टाइम ऑफ 2013। टेक्निकली अगर बात किया जाए तो आज से लगभग 11 साल पहले, यानी मोदी जी उस समय 62 साल के आसपास रहे होंगे। ये सामान्यतया इस तरह के नेताओं पर फोकस करते हैं जो कम उम्र के हों,
संघ की विचारधारा, विचारधारा हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, देश को एक रखने की विचारधारा। एक चीज यहां पर और समझने की है, यहां पर हिंदू राष्ट्र का मतलब, अखंड भारत का मतलब समावेशी विकास है। यहां पर यह अर्थ नहीं है कि हिंदू हिंदू रहेंगे, मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाए, नहीं। यहां पर विचारधारा यह भी है कि जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो भी, उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे, वो तो माइग्रेशन, जो बाहर से आक्रांता आए उन्होंने उन्हें कन्वर्ट कर दिया। आरएसएस इस बात पर भी कई बार चर्चा कर चुका है। अखंड भारत की चर्चा में पाकिस्तान भी बोले अपना ही था, पाकिस्तान भी अपना ही था, तो बांग्लादेश भी अपना ही था, ये सब क्षेत्र अपना था। अखंड भारत हो और हिंदू राष्ट्र हो, अर्थात भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चूंकि वो यहीं की सिंधु के पार वाला हिंदू है, ठीक है ना। और यहां पर जो मुस्लिम लोग भी हैं वो कन्वर्टेड लोग हैं। वास्तविकता में जो असली आक्रांता आए थे, जिनका धर्म लोगों ने अपनाया था, वो सुदूर क्षेत्रों से आए थे, बोले उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है साहब। तो आरएसएस के द्वारा आज की राजनीति में बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बीजेपी में भेजा गया है। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी को उठा लीजिए, राजनाथ सिंह जी को उठा लीजिए, नितिन गडकरी जी, वेंकैया नायडू जी स्वर्गीय हो चुके हैं, बंदारू दत्तात्रेय, शिवराज सिंह चौहान जी, देवेंद्र फडणवीस जी, मनोहर लाल खट्टर जी, ये तमाम वो नेता हैं जो आरएसएस पृष्ठभूमि से हैं और देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब एक बड़ा प्रश्न यहां पर और आता है, और वो क्या है? आरएसएस की पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन अमित शाह तो बीजेपी से हैं, वो तो आरएसएस से नहीं है। अब इसका क्या लॉजिक है? तो अब हुआ ये कि अब बीजेपी को राजनीति करने वाले लोग भी चाहिए थे। संघ की विचारधारा अपनी है, लेकिन संघ के कंडीशंस तो बहुत टाइट हैं। भाई प्रचारक लेवल का आदमी परिवार वाला ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अब प्रश्न यह था कि इस संगठन को और बढ़त कैसे दी जाए। तो बीजेपी में थॉट के साथ, यानी देश के अंदर देश की जो आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसको बढ़ाते हुए जो भी व्यक्ति इसमें आएगा उसका स्वागत है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों को भी शामिल करने दिया जो आरएसएस से जुड़े हुए नहीं थे। इसी के चलते अमित शाह जी जैसे जो लोग हैं, इनकी एंट्री इसके अंदर हुई थी। तो बीजेपी में चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, ये वो लोग हैं जो कि आरएसएस से तो नहीं हैं, लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी से हैं, और ये इस समय की पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये समझ में आया कि बीजेपी आरएसएस से कितना कनेक्टेड है, बीजेपी के जन्म में आरएसएस का क्या महत्व है। आप इस तरह से सोचिए कि हां, और सोचिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आरएसएस के कार्यकर्ता, बड़े वाले कार्यकर्ता थे। इसी कारण उनको प्रधानमंत्री के लिए आरएसएस ने नाम दिया। आरएसएस ये कर कैसे जाती है? उसकी जो शाखाएं हैं ना, जो प्रशिक्षित 1 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाकर, परिवार परिवार जाकर लोगों को बताते हैं कि इस सरकार से आपको क्या लाभ है, देश के लिए क्या अच्छा है, किस प्रकार से देश को चलना चाहिए। ये जो कार्यकर्ताओं की फौज है ना, जो अनुशासित फौज है, ये असल में बीजेपी की भी बैकबोन है, ये उनकी ताकत है। अब इस ताकत को क्या हुआ, बस यहीं से सारी दिक्कत है। असल में हाल ही के समय पर बीजेपी और आरएसएस के बीच में हल्की सी रिफ्ट देखी गई। क्यों? क्योंकि जिस बीजेपी को बच्चे की तरह आरएसएस ने जन्म दिया था, अब वो बच्चा बड़ा हो गया है। अब वो बच्चा बड़ा हुआ है तो बच्चे के अंदर ये विचार आने लगा है कि मैं आरएसएस के बिना भी चल सकता हूं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे बचपन में कभी आप लोगों ने जब साइकिल चलाना शुरू किया हो, तो आपके पापा ने आपको साइकिल चलाते समय पीछे से साइकिल को पकड़ के रखा था ताकि आप गिर ना जाएं। आप बढ़िया साइकिल चलाए, आप साइकिल चलाए, आपको दिक्कत ना हो तो साइड में व्हील्स भी लगा दिए कि ताकि आप बहुत अच्छे से साइकिल चलाएं, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं साइकिल चला लूंगा। फिर आपका हाथ हल्के से, बच्चा जिद करता है पापा से, पापा मेरा हाथ छोड़ो, पापा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे साइकिल चलानी है। आप उस हाथ को छुड़ाने की जिद करने लगते हैं। ऐसा ही हाल ही के दिनों में बीजेपी और आरएसएस में देखने को मिला है। नड्डा जी का एक बयान, नड्डा जी जो कि अपने आप में आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि आरएसएस की मतलब वो है, विद्यार्थी यूनिट है, उनके द्वारा हाल ही में एक बयान दिया गया और उस बयान में यह कहा गया कि अब बीजेपी आरएसएस के बिना भी रह सकती है। इस बयान से बहुत ज्यादा मामला बिगड़ा। मतलब हाल ही में जब बयान आया, मैं वो बयान लेकर के आना भूल गया हूं, शायद मैं लेकर भी आया था। हाँ, नड्डा जी का बयान था और उस बयान में इन्होंने इस तरह की एक लाइन बोल दी थी कि हाँ, शुरू में हम अक्षम थे, थोड़े कमजोर थे, तब आरएसएस की जरूरत थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अब अपने आप को चलाती है, यही अंतर है। जब नड्डा जी से ये पूछा गया था इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के इंटरव्यू में कि आरएसएस आज भी आपको चलाती है क्या, तब इन्होंने कहा नहीं, अब हम अपने आप चलते हैं। असल मायने में जिस आरएसएस ने बीजेपी को खड़ा किया, अब वही आरएसएस
कि को यह बात सुनने में मिले कि साहब हम तो अब अपने आप से चल लेते हैं, यह बात अपने आप में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाई। यह नुकसान पहुंचाई और इसके पीछे का बड़ा कारण, यह बयान नड्डा साहब का एक दिन में नहीं आया था। इस बयान के पीछे की कहानी और पटकथा बहुत पहले से लिखी जानी शुरू हो गई थी। कब से? राम मंदिर के उद्घाटन से। असल में राम मंदिर मूवमेंट को चलाने वाले थे अडवाणी जी। अडवाणी जी ने उसके लिए रथ यात्रा निकाली थी, जनता को पूरा एकीकृत किया था, लेकिन राम मंदिर इनॉग्रेशन में उन्हें अस्वस्थ बता करके उस जगह ले जाया ही नहीं गया। कहीं ऐसा ना हो कि राम मंदिर के उद्घाटन में अडवाणी जी पूरी लाइमलाइट ले लें कि देखो इनकी वजह से राम मंदिर बना है। नंबर दूसरा, आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां पर पुजारी के भेष में खड़े होने का विरोध किया था कि भाई आप इस पूजा को ना करें, यह काम संत महात्माओं का है, उन्हें करने दें। लेकिन आरएसएस की इस बात को भी इग्नोर किया गया। आरएसएस ने अपने द्वारा कुछ लोगों का नाम सजेस्ट किया था गेस्ट लिस्ट के अंदर कि इन्हें बुलाइए जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए इतने प्राण प्रतिष्ठा ली है। अयोध्या के आसपास बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने चप्पलें नहीं पहनी, राजपूतों ने सर पे पगड़ी नहीं बांधी कि जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा हम ये प्रण लेते हैं। बोले उन्हें आप सम्मान कार्यक्रम में बुलाइए, उन्हें बीजेपी ने इस कार्यक्रम के अंदर नहीं बुलाया। आरएसएस ने बीजेपी से यह कहा था राम मंदिर इनॉग्रेशन के दौर में कि आप इस कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम रहने दें, इसे पॉलिटिकल इवेंट ना होने दें, इससे नुकसान होगा। राम सबके हैं, राम को किसी एक पार्टी से, किसी एक कार्यकर्ता से, किसी एक परिपाटी से ना जोड़ें। बोले इससे आपको नुकसान होगा। आरएसएस की इस बात को भी बीजेपी ने नहीं सुना। साथ में यह भी कहा गया कि उन लोगों को इस कार्यक्रम में ना बुलाएं जो राम को गाली देते आए हैं। लेकिन बीजेपी ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी इस इनॉग्रेशन के अंदर बुलाया ताकि यह दिखाया जा सके ये कितना इंक्लूसिव है। इस प्रकार के कार्यक्रम को एक पार्टी विशेष के कार्यक्रम का रंग दे दिया गया। जो कार्यक्रम पूरे देश का होना चाहिए था उसे एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम दिखा दिया गया। इससे राम मंदिर पर बीजेपी की छाप छूट गई। लेकिन राम असल में सबके हैं, आरएसएस यही कहता है। आरएसएस ने हमेशा से यही कहा और यही कारण है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में मत भिन्नता आई। यही कारण है कि अयोध्या और उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता आरएसएस के थे वो सक्रिय नहीं हुए मंदिर निर्माण के बाद। बीजेपी के इस एजेंडे को, जिसमें मोदी जी ने अपनी गारंटी कहकर के प्रचारित करना शुरू किया, आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचारित करने नहीं निकले। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप बड़े हो चुके हैं, नड्डा जी खुद कह रहे हैं कि अब हम सक्षम हैं, तो सक्षम है तो जाइए और खुद से कर लीजिए। जिस अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के इतना प्रचार प्रसार हुआ, उस अयोध्या में बीजेपी हार गई। जिस उत्तर प्रदेश में यह पूरा मूवमेंट चला, उस उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह से बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह वो कारण है जो हाल ही में मोहन भागवत जी के बयानों से सेंस किए गए और जो ऑर्गेनाइजर नाम का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर लिखे गए वक्तव्यों से निकाला गया। ठीक है, तो यहां पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने 10 जून को नागपुर के संघ के कार्यकर्ताओं के विकास वर्ग के समापन में कहा कि चुनाव राजनीतिक और राजनीतिक दलों के बारे में बात करते हुए कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही मायने में सेवक कहलाता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से सेवक वर्ड पर, यानी प्रधान सेवक वाली जो लाइन है मोदी जी की, मतलब एक तरह से यह कि मोदी जी को आरएसएस ने अपनी तरफ से प्रमोट किया, अब मोदी जी आरएसएस को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा हिंट न्यूज चैनल वाले आरएसएस चीफ की बात से निकाल रहे हैं। जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन एक सीमा तक यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। यहां पर ऐसे कई बयान जिन्हें कई मीडिया चैनल्स ने झूठा बयान करार दिया, बोले इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थे। तो मोहन भागवत जी के द्वारा यह जो बात की गई, यह नागपुर में कही गई। नागपुर जहां से आरएसएस का गढ़ है, जहां से ये सारी बातें कही जाती हैं। आरएसएस जिस प्रकार से हर वर्ष अपनी बातें करता है, इस प्रकार भी मोहन भागवत जी ने इस तरह की बातें इस जगह पर कही थी। ठीक है साहब, चुनावी मुकाबला इस पर नहीं होना चाहिए। संसद में सहमति बनाने पर प्रयास होना चाहिए। विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहिए। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस प्रकार से अगर सरकार कुछ कार्य कर रही है और विपक्ष उस पर कुछ बात बोल रहा है तो उसे विरोधी के रूप में ना लें, उसे भी एक आइडिया लें, उससे भी कुछ सीखें और उन्हें भी साथ लेकर चलने का प्रयास करें। आरएसएस चीफ के इस बयान के मायने यह समझाने में पर्याप्त हैं कि जो बीजेपी इस समय कर रही है वो अहंकार से युक्त होकर कर रही थी और उसका ही
नतीजा उसे चुनाव परिणाम के अंदर भुगतना पड़ा। चुनाव ऐसे लड़ो जैसे मुकाबला नहीं युद्ध हो, चुनाव ऐसे लड़ा जैसे मुकाबला नहीं युद्ध हो रहा हो। मर्यादा का पालन करें, अहंकार ना करें, वही सच्चा सेवक कहलाता है। और तो और मोहन भागवत जी के द्वारा मणिपुर भर भी बयान दिया गया और उसमें कहा गया कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। आपको याद होगा यह मणिपुर का मामला बहुत ज्यादा उठाया गया था। बीते 10 साल में राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक वहां गन कल्चर बढ़ गया। जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। अब यह वाली जो बात आई आरएसएस चीफ की, इसके लोग मायने निकाल रहे हैं और मायनों में सबसे बड़ा मायना यही है कि बीजेपी को जो लैंडस्लाइड विक्ट्री की अपेक्षा थी राम मंदिर बनने के बाद, अगर वो नहीं मिली, जहां पश्चिम बंगाल के अंदर इतना जबरदस्त काम संघ ने किया वो आखिरी मोमेंट पर एक्टिवेट नहीं हुआ। बीजेपी अपनी कैलकुलेशन में ये लगाती रह गई कि हम यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे, वो वहां पर नहीं निकल के आए। इसके पीछे का बड़ा कारण निकल कर आया कि इन्होंने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जो पहले बीजेपी या आरएसएस को गाली देते थे, हिंदुओं को गाली देते थे, उन्हें अपनी सीट पर टिकट दे दिया। इससे लोगों का मनोबल टूट गया। इनका कहना है कि जो कार्यकर्ता आपके साथ लंबे समय से काम कर रहे थे, कहते हैं उत्तर प्रदेश में आरएसएस के द्वारा 10 लोगों का नाम सजेस्ट किया गया था टिकट बंटवारे में, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। ऐसे कार्यकर्ताओं को जब इस प्रकार का भाव मिलेगा कि इतनी मेहनत के बाद उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसका परिणाम यह निकला कि आरएसएस कार्यकर्ता एक्टिवेट ही नहीं हुआ और एक्टिवेट नहीं हुआ, उसका परिणाम यहां पर इन्हें देखने को मिला। मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। मणिपुर पर इनके बयान के मायने हैं कि आरएसएस खुद यह कह रहा है कि नहीं, मणिपुर पर मामले को सुलझाना चाहिए। मणिपुर मामले पर हमने ऑलरेडी कई सेशंस किए हैं, आप जाकर अपनी पाठशाला पर सुन सकते हैं, हमने पूरा डिटेल वहां पर आपको बताया हुआ है। रहा सहा कसर इनकी तरफ से जो अखबार लिखा जाता है ना, उसने पूरा कर दिया। जेपी नड्डा जी का बयान तो काफी खतरनाक था, जिससे देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो जिससे आरएसएस जाकर तुरंत सबको कहती हो 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को कि हां भाई कार्यकर्ताओं एक्टिवेट होने का समय आ गया है, हो जाओ। कोई स्लीपर सेल नहीं है कार्यकर्ता, विचारधारात्मक रूप से जुड़े हुए 7 लोग हैं। वो विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का मनोबल टूटता है जब बीजेपी का चीफ ये कहते हुए पाया जाए, अध्यक्ष ये कहते हुए पाया जाए कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये कह दे तो आप विचार कीजिए कि वो व्यक्ति जिसने तन मन धन से पार्टी को खड़ा किया, पार्टी की विचारधारा को खड़ा किया, उसको मोहन भागवत जी के कहने का इंतजार नहीं है कि वो कहेंगे कि हां भाई आराम करो अब मत उठना। वो ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो गया कि अब आपको मेरे काम की वैल्यू ही नहीं है तो मैं काम क्यों करूं। बोले यही कारण हुआ कि इन्होंने जिस तरह से ये बातें कही कि भाजपा को आरएसएस के समर्थन की जरूरत नहीं है, नड्डा जी का अध्यक्ष पद जाना तय है। और अगर बीजेपी इस बात को समझती है कि आरएसएस की नाराजगी का उन्हें नुकसान भुगतना पड़ा है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी और संघ के बड़े कार्यकर्ता, नाम सबसे ऊपर बीएल संतोष जी का चल रहा है, सुनील बंसल जी का चल रहा है, कि उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है अगर इस बात का नुकसान जो हुआ है उसे कवर करना हो तो। ठीक है, तो ये सारी बातें निकल करके आई। अच्छा, अब ये वो है ऑर्गेनाइजर करके, वॉइस ऑफ द नेशन करके आरएसएस का मुखपत्र है, यानी कि एक तरह से कहिए कि जैसे चीन का ग्लोबल टाइम्स है ना, एक तरह से इनका अखबार है आरएसएस का। उसमें ये प्रॉपर बात लिखी गई। क्या लिखा गया कि लोकसभा 2024 वर्डिक्ट इज इंडिकेटर दैट बीजेपी नीड टू गो इन कोर्स करेक्शन, कि अब बीजेपी को फिर से सोचने की आवश्यकता है। द रिजल्ट डिड नॉट गो एडिक्वेटली इन इट्स फेवर ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। Thankfully, it has the honesty to accept its shortcomings and take corrective actions. बीजेपी को सोचने की आवश्यकता है कि उसने ऐसी क्या गलतियां की थी। ऑर्गेनाइजर के अंदर ये बातें लिखी गई। ऑर्गेनाइजर 1947 से चला आ रहा अखबार है जिसके अंदर ये बातें प्रॉपर तरीके से लिखी गई हैं और यहां पर ये बातें एक एक करके लिखी गई हैं। जैसे सोशल मीडिया पर इन्होंने अपनी बातें कही हैं। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक बबल बनाया गया, बोले ये बबल फट गया। इस पर हमने अपनी तरफ से आप लोगों को प्रॉपर सेशन किया जिसमें मैंने बताया है कि बीजेपी अपने ही हथियार से हारी है। मैंने इस पर आपको सोशल मीडिया का पूरा तरीका बताया था। ठीक है, इसके अंदर यह भी कहा गया कि आरएसएस के जो लोग थे जो एक समय पर पार्टी के लिए काम किया करते थे, लेकिन वो इस समय पर अपनी बातें 100% वोटिंग के लिए करते हुए दिखाई नहीं दिए क्योंकि उन्हें चार्ज नहीं किया गया। इसी प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस और लिथार्जीपना, यानी कि यह सोच लिया गया था कि जब राम मंदिर बना दिया है, बीजेपी ने कहा कि हमने तो अपनी तरफ से राम मंदिर बना दिया है, इस काम के मूवमेंट को अगर आपने खुद से अपने हाथ में ले लिया तो यह आपके ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। और यह जो ओवर कॉन्फिडेंस है और साथ में यह वाली लाइन बोल देना कि आएगा तो मोदी ही और अब की बार 400 पार, इसने ओवर कॉन्फिडेंस ने आप लोगों के जो
डेडिकेटेड वर्कर्स हैं उनके रिकॉग्निशन को खत्म कर दिया। वर्कर आपके काम को पहचाने ही नहीं। इसी प्रकार से जो नेता हैं वो इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाई आर बीजेपी इलेक्टेड एमपीज एंड मिनिस्टर ऑलवेज बिजी? व्हाई दे नेवर विजिबल इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज? वो अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते हैं। उनको कोई मैसेज कर दिया जाए तो उसका जवाब नहीं मिलता है। इसी प्रकार से इन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात उठाई ना, वो महाराष्ट्र को लेकर उठाई कि महाराष्ट्र में इन्हें इतना नुकसान क्यों हुआ। बोले देखो, बीजेपी और शिवसेना तो एक नेचुरल अलाई है, ये लंबे समय से साथ रहे हैं, बाला साहिब ठाकरे के समय से साथ चले आ रहे हैं। लेकिन साहब, आप लोगों ने एनसीपी को भी अपने में मिला लिया। उनकी आवश्यकता क्या थी? सरकार तो बीजेपी और शिवसेना से मिलकर बनी गई थी। उनको साथ में लाने से पार्टी कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया। जिस एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी से तोड़ करके अजीत पवार जी के ग्रुप को इधर लाया गया, बोले ये लोग तो पूरे टाइम का हमको गाली देते रहे, यानी आरएसएस को और हिंदुओं के एक्टिविज्म को इनको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे। आप इनको अपने साथ बुला लिए तो जो कार्यकर्ता इनके खिलाफ रहा हमेशा, वो कैसे चार्ज हो जाए? आप किसी को भी बुलाए, अपना बस पट्टा पहनाए, कहे कि अब ये हमारी विचारधारा से समर्थन रखते हैं, हम इनके साथ हैं, तो बोले आप लोगों ने ये जो काम किया ना, इससे पूरी तरह से लोग मतलब आपसे नाराज रहे। पीपल इंसल्टिंग राम एंड हिंदू धर्मा गेट ए रेड कारपेट वेलकम, बट ए यंग सीजन्ड नुपुर शर्मा इज स्कॉल्डेड हार्शली और पब्लिकली। बोले जो लोग आपको गाली देते रहे उनको तो आपने रेड कारपेट पे बुला के सम्मानित किया, और नुपुर शर्मा जैसे जो कार्यकर्ता रहे जिन्होंने आपके लिए इतना काम किया, उनको आपने पब्लिकली डांट दिया। आपको याद होगा नुपुर शर्मा का बयान, जिसके चलते हुए बीजेपी ने इन्हें अपने पद से बर्खास्त कर दिया था। जबकि नुपुर शर्मा के बयान में यह बात बार बार कही गई थी कि नुपुर शर्मा ने जो भी बातें कही वो हदीस को ध्यान में रखकर कही थी। जो ऑलरेडी हदीस में लिखा हुआ है, मुस्लिमों के टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वहां से बातें लिखी गई थी। उसके बावजूद कोई भी उसके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। अगर उसने मिस्टेक की थी तो क्या उसको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए था? बोले यही कारण था कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता इनके लिए कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर लड़ने के लिए खड़ा हो जाता था, वो बीजेपी के इस रवैये से ये सोच गया कि ये अपने लोगों को कभी भी किनारा कर सकते हैं। जो लोग इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको ये कभी भी साइड कर सकते हैं। नुपुर शर्मा के केस में बीजेपी का उनको साथ ना देना, टॉप लीडरशिप की तरफ से यह मैसेज होना कि नुपुर शर्मा को अकेले लड़ाई लड़ने दो, ऐसी स्थिति में और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया कि पार्टी हमारा साथ कभी भी छोड़ सकती है, और ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता डिमोटिवेट हो गया। रही बात राम मंदिर के इनॉग्रेशन की, तो जो ये सेलिब्रिटीज बुलाए गए थे, इन सेलिब्रिटीज को लेकर के आरएसएस एक मत नहीं था। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के भी ये बार बार ये कहते रहे कि आपको उनकी पार्टी के लोगों को अपने साथ में नहीं बुलाना चाहिए था। ये सारी बातें इनके द्वारा कही गई। तो उम्मीद है कि ये सारी बात आपको समझ में आ जाए। अब बड़ा सवाल यह है, तो क्या आरएसएस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह अपने लोगों में जो प्रशिक्षित कार्यशालाएं हैं उनके अंदर किसी और व्यक्ति को प्रोजेक्ट कर रही है? तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जहां 1 करोड़ लोगों को मैसेज भेज दिया जाए, लेकिन अब एक अंडर करंट चलना शुरू हो रही है। और वो अंडर करंट क्या चल रही है लोगों के बीच में कि मोहन भागवत जी आदित्यनाथ से खुश हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि मतलब इस पूरी की पूरी विचारधारा को लेकर आगे चल सकते हैं, और भविष्य में जैसे कभी नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया था, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जी को भी उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने को लेकर कोई भी मत एकता नहीं थी, लेकिन आरएसएस चीफ के इंटरफेयर के बाद ही इन्हें सीएम बनाया गया था। ऐसे ही जब मैं आपको आज सेशन कर रहा हूं, कल की खबर है कि मोहन भागवत जी की आदित्यनाथ जी के साथ गोरखपुर में मीटिंग हुई है। अब गोरखपुर में मीटिंग हुई है, यह खबर सुर्खियों में चल रही है। तो अब यह आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जा रहा है कि अगले पीएम के लिए संभव है कि योगी आदित्यनाथ का नाम आरएसएस आगे करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी जी का नाम कभी आगे किया गया था गोवा अधिवेशन में। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आरएसएस लंबे समय को सोचते हुए, क्योंकि जब मोदी जी का नाम सजेस्ट किया था तब वो 61-62 साल के थे, तो उस समय पर आज योगी आदित्यनाथ जी 50-55 साल के आसपास हैं, तो अगले 10-15 सालों के लिए कोई व्यक्ति पीएम पद पर रह सके, आरएसएस उस तलाश में अब निकल चुकी है। और ऐसे में नाम योगी आदित्यनाथ जी का आ रहा है कि हो सकता है कि आरएसएस अब इन्हें प्रमोट करे, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पब्लिक एक्सेप्टेंस इनका सबसे ऊपर होगा यदि यहां से आगे देखा जाता है। ठीक है, बाकी अब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। हां, आरएसएस का एक बात
और भी कहना है कि आरएसएस का कहना है कि ये साधु संतों का काम है, इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक नहीं राष्ट्रीय आंदोलन बनाना था, आपने इसको राजनीतिक आंदोलन बना दिया। आरएसएस की सलाह थी कि प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव के बाद हो, आपने पहले इसकी स्थापना कर दी। साधु संत इनके खिलाफ हो गए, आप शंकराचार्यों को साथ नहीं ले पाए। आरएसएस ने जो अतिथियों की लिस्ट दी थी बीजेपी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। पुजारी वाली छवि को लेकर आरएसएस सहमत नहीं था। आडवाणी जी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूर रखने की कोशिश की गई, इससे आरएसएस खुद खुश नहीं था। टिकट बंटवारे को लेकर, जो उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारा हुआ उसको लेकर आरएसएस खुश नहीं था। इन सभी बातों के बारे में यहां बातें लिखी गई हैं, तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ये सारा कंटेंट की पीडीएफ अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगी, नंबर 1। और हमारे जो नोट्स हैं, जो हमारे कंटेंट में ये सब बातें जो लिखी हुई हैं, ये हमारे बुक्स में जो हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है वहां से ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज भी अपनी पाठशाला से आप ले सकते हैं। थैंक